एक ऐसी दुनिया में जहां मैजिक सिर्फ नोबल ब्लड लाइन के लिए रिजर्व्ड है, इस कॉमनर ने पूरा सिस्टम ही तोड़ दिया। मिलिए डेरिक से। जन्म से एक पेजेंट, लेकिन पढ़ना सीखने से पहले ही 5 स्टार मैजिक अवेकन कर लिया। एक ऐसा फीट जिसे ज्यादातर ड्यूक्स पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर पाते। जब एरिस्टोक्रेट्स पॉलिटिक्स खेल रहे थे, वो बैटलफील्ड पर मर्सनरी लेजेंड बनकर राज कर रहा था। अब गेम पलट चुका है। वही हाई सोसाइटी स्नॉब्स जो उसे नीचे देखते थे, अब लाइन में खड़े हैं। वो फाइट नहीं मांग रहे, वो उसके सीक्रेट्स के लिए भीख मांग रहे हैं। कॉमनर प्रोडिजी अब क्लास लेने वाला है, पीछे मत रह जाना। हमारी कहानी शुरू होती है एबलस्टाइन शहर से, एक ऐसी जगह जहां पूरा माहौल किसी मिडीवल जमाने जैसा लगता है। वहीं एक आदमी रहता था जिसे हर कोई ओल्ड लायर के नाम से जानता था। वो बेहद बेसिक मैजिक इस्तेमाल करता था। स्लम्स के लोग उसे यही नाम इसीलिए देते थे क्योंकि वो सिर्फ 1 स्टार मैजिक ही चला सकता था। फिर भी उस बूढ़े को लगता था कि वो कोई महान मेज है, और अगर कोई उसकी नस पर चढ़ जाए तो उसका गुस्सा बहुत जल्दी भड़क उठता था। एक मौके पर बूढ़ा आदमी कुछ परेशान सा दिखता है, और हमारा एमसी उसे दूर से देख रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि यही वही इंसान था जिसने हमारे एमसी को मैजिक इस्तेमाल करना सिखाया था। वो बताता है कि उसे अप्रेंटिस बनाने के पीछे कोई खास वजह नहीं थी, बस यूं ही उस बूढ़े मेज को अपने टेक्निक सिखाने के लिए फॉलोअर्स चाहिए थे। और उसी समय हमारा एमसी सिर्फ नॉलेज हासिल करना चाहता था। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए, और उनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रही। एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान लड़के के चारों ओर नीली ऑरा उभरने लगती है। वो अपने अंदर बह रही पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या ये बच्चा माना के फ्लो पर पहले ही मास्टरी हासिल कर चुका है। एक दृढ़ नजर के साथ हमारा एमसी दिखाता है कि वो अगले स्टेप के लिए तैयार है। तुरंत बाद वो अपने हाथ से एनर्जी का एक ब्लास्ट छोड़ता है, जिससे उसका मास्टर पूरी तरह चौंक जाता है। वो हमला किसी मैजिकल शॉवल की तरह बनकर आगे उड़ता है और सीधे एक पेड़ पर जा लगता है। पेड़ पर डायरेक्ट हिट होता है और दोनों बस अवाक होकर उसे देखते रह जाते हैं। इसी तरह उसने उस आदमी के साथ पूरा 1 साल बिताया। जितना हो सका उतना सब कुछ सीखा। उस दौरान जवान लड़के ने हर तरह के काम किए और आखिरकार एक 1 स्टार मेज बन गया। एक रात जब दोनों कैंपिंग कर रहे थे, बूढ़ा मेज कुछ अजीब बातें करने लगता है। नशे में वो बड़बड़ाता है कि नोबल ब्रैट्स तो बालिग होने से पहले ही 3 स्टार बन जाते हैं। फिर वो हमारे एमसी को चेतावनी देता है कि ज्यादा उम्मीदें मत पालना, क्योंकि कॉमनर्स कभी भी 2 स्टार से आगे नहीं बढ़ सकते। वो लगातार बोलता रहता है कि ब्लड लाइन ही सब कुछ है और मेहनत बेकार है। हमारे एमसी को लगता है कि ये सब उसके मास्टर की अपनी फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा है। उस रात वक्त बहुत लंबा लगता है जब वो बूढ़े को सोते हुए देखता रहता है। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है और जवान लड़का वापस कैंप लौटता है। वहां पहुंचकर उसे उसका मास्टर जमीन पर पड़ा मिलता है, बिल्कुल लाइफलेस। बूढ़े के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान होते हैं, जैसे किसी भयानक लड़ाई में शामिल हुआ हो। पहले तो लड़का सोचता है कि शायद उसने कहीं झगड़ा कर लिया होगा, लेकिन सच कुछ और ही था। असल में उस बूढ़े मेज पर सिटी गार्ड्स ने हमला किया था। कहानी ये थी कि वो एक 2 स्टार स्पेल बुक चुराने की कोशिश करते पकड़ा गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी एम्बिशन वाला आदमी ऐसा क्यों करेगा। इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है, जो उसे ब्लड लाइन वाली बात याद दिलाती है। लेकिन हमारे एमसी के लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके पास कोई नोबल ब्लड नहीं था। स्क्रीन बताती है कि उसने मैजिक की बेसिक्स अनलॉक कर ली हैं और अब उसे एक प्राइमरी स्कूल चुननी है। इसके बाद 4 साल पलक झपकते ही निकल जाते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम था कैटिया फ्लेमहार्ट। वो फ्लेमहार्ट हाउस की पूर्व हेड और एक शक्तिशाली 3 स्टार मेज थी। एबलस्टाइन में रहते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी और हमारे एमसी को लड़ना सिखाती थी। इसी तरह जवान लड़के ने कैटिया फ्लेमहार्ट से बहुत कुछ सीखा, खासकर बेल्डन स्टीयर नाम के एक टैवर्न में जो हमेशा काफी भीड़ भाड़ वाला रहता था। अंदर कैटिया फ्लेमहार्ट कह रही होती है कि एक मेज के लिए इवॉल्व करना चाहना बिल्कुल नेचुरल है, और कि हमारा एमसी डेरिक उसमें पूरा टैलेंट रखता है। लेकिन वो उसे ये चेतावनी भी देती है कि ज्यादा ग्रीड सिर्फ उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देगी। उसकी बात मानते हुए हमारा एमसी सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि वो ये याद रखेगा। ट्रेनिंग जारी रखते हुए कैटिया उसे आंखें बंद करने और अपने माना को महसूस करने को कहती है। वो उसे शांति से फ्लो महसूस करने और एनर्जी से एक इमेज बनाने का निर्देश देती है। उसके आदेशों का पालन करते हुए लड़का कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके चारों ओर नीली ऑरा फिर से चमकने लगती है। कैटिया नोटिस करती है कि हमारे एमसी के पास बहुत ज्यादा माना है और उसका कंट्रोल बेहद स्टेबल है। अचानक जवान लड़के की आंखें बैंगनी रंग में चमक उठती हैं और उसकी मैजिकल एनर्जी और भी तेज हो जाती है। इतनी इंटेंसिटी देखकर उसकी इंस्ट्रक्टर हैरान रह जाती है। ठीक उसी पल बाहर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये आवाज क्या थी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कहीं उन पर हमला तो नहीं हो गया, और किसी को बाहर भेजा जाता है हालात देखने के लिए।
बिना किसी वार्निंग के कैटिया हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है। वो डेरिक से कहती है कि चुप रहो और बस मेरे साथ चलो। इसी बीच सिटी गार्ड्स एक्सप्लोजन की वजह ढूंढ रहे होते हैं। कैटिया उसे जल्दी से एक गली में खींच लेती है, पूरे हंगामे से दूर निकलने की कोशिश में। डेरिक उसे फिर से मास्टर कहकर बुलाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। कैटिया रुकती है और उसे बहुत ध्यान से सुनने को कहती है। गंभीर चेहरे के साथ हमारा एमसी इशारा करता है कि वो सुनने के लिए तैयार है। कैटिया समझाती है कि नोबल्स अपने प्रिविलेजेस को लेकर बेहद सेंसिटिव होते हैं और मैजिक सबसे बड़ा प्रिविलेज है। इसी वजह से इनेट स्ट्रेंथ सिर्फ नोबल्स के लिए ब्लेसिंग मानी जाती है, क्योंकि कॉमनर्स रेयरली इवॉल्व करते हैं। वो आगे कहती है कि हमारे एमसी ने जो अभी किया वो काफ़ी इंप्रेसिव था। फिर वो खुलासा करती है कि उसने एक 2 स्टार स्पेल, जिसका नाम ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है, इस्तेमाल किया था। एक सिस्टम स्क्रीन कंफर्म करती है कि 14 साल की उम्र में वो एक 2 स्टार मेज बन चुका है। उसके बाद कैटिया लड़के के साथ ट्रैवल करती है और उसे कई नए स्पेल सिखाती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और फिर उसे शहर छोड़ना पड़ता है। उसे एल्वेस्टर काउंटी के लिए प्राइवेट ट्यूटर नियुक्त किया जाता है, जो एक बेहद इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। ऐसा ऑफर कोई भी ठुकरा नहीं सकता था। इतने ऊंचे स्तर के नोबल के लिए टीचर बनना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। जाने से पहले वो अपने अप्रेंटिस को एक 2 स्टार स्पेल बुक गिफ्ट करती है। अकेले अपने कमरे में हमारा एमसी उस किताब को ध्यान से देखता है। 1 और साल गुजरता है और वो अपने दम पर 2 और 2 स्टार स्पेल्स मास्टर कर लेता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में जवान मेज के रुकने का कोई इरादा नहीं होता। वापस बेल्डन स्टीयर टैवर्न में मैनेजर डेरिक को बुलाता है, बेहद एक्साइटेड होकर, क्योंकि उसे आखिरकार एक अच्छा रिक्वेस्ट मिला होता है। हमारा एमसी पूछता है कि कैसा रिक्वेस्ट है। मुस्कुराते हुए आदमी बताता है कि ये रिक्वेस्ट हाउस ऑफ डुप्लेन यानी ग्रैंड डची से आई है। डेरिक हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी जगह उन्हें क्यों हायर करेगी। मैनेजर खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि हाउस डिप्लेन पानी की तरह सोना खर्च करता है। वो एक्साइटमेंट में लड़के को पकड़कर कहता है कि ये फ्यूचर कनेक्शंस बनाने का मौका है। बेपरवाह रहते हुए हमारा एमसी बस जानना चाहता है कि काम क्या है। आदमी बताता है कि मिशन सिंपल है, बस उनकी टेरिटरी में कुछ मॉन्स्टर्स को सब्जुगेट करना है। इतनी पावरफुल फैमिली के लिए ये कहानी डेरिक को बेहद सस्पिशियस लगती है। इसी वजह से वो तुरंत जॉब मना कर देता है और मैनेजर से कहता है कि किसी और को बुला लो। टैवर्न से निकलते हुए डेरिक कहता है कि वो आम तौर पर सस्पिशियस जॉब्स नहीं लेता। हताश होकर मैनेजर समझाता है कि इस रिक्वेस्ट के लिए मेज चाहिए और आजकल मेज बहुत रेयर है। वो जोर देता है कि हमारा एमसी ही ये काम कर सकता है। फिर भी जवान लड़का दोबारा मना करने ही वाला होता है, क्योंकि वो ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता। तभी मैनेजर उसे अपफ्रंट पेमेंट के तौर पर एक गोल्ड कॉइन ऑफर करता है। उस ऑफर के सामने हमारा एमसी गोल्ड कॉइन और वो सस्पिशियस जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात क्लाइंट से होती है, जो एक बेहद मिस्टीरियस ट्रियो होता है। मैनेजर उसे इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत उसकी सर्विसेज ठुकरा देता है। वो कहता है कि उसे इससे ज़्यादा उम्मीद थी और उसे यकीन नहीं होता कि उन्होंने एक बच्चे को भेज दिया। डेस्परेशन में मैनेजर डेरिक का बचाव करता है, कहता है कि वो सबसे बेहतरीन मेज है जिसे वो जानता है, लेकिन आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि ये काम बच्चे के लिए नहीं है। वो अपने साथी की ओर मुड़ता है और कुछ फुसफुसाता हुआ लगता है, जैसे जाने की तैयारी कर रहे हों। तभी ग्रुप में मौजूद एक क्लोक्ड फिगर भारी भरकम प्रेजेंस के साथ आगे बढ़ता है। वो रहस्यमयी शख्स डेरिक को नाम से बुलाता है और कहता है कि उन्हें अकेले में बात करनी है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन, जहां दूर दूर तक फैले जंगल हैं। वहां हम देखते हैं कि हमारा एमसी मिशन एक्सेप्ट कर चुका है और पहले से ही एक गॉब्लिन से लड़ रहा है। उसकी लाल आंखें लड़ाई पर फोकस करते हुए तेजी से चमक रही होती हैं। एक तेज मूव के साथ वो क्रीचर पर वार करता है, तलवार चलाने में अपनी स्किल दिखाते हुए। सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता कि एक और उससे भी बड़ा गॉब्लिन चीखते हुए उस पर टूट पड़ता है। हमारा एमसी फुर्ती से एक्स अटैक डॉज करता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई के बाद वो गंदगी से सना हुआ मरे हुए गॉब्लिन के शरीर को घूरता है। इसके तुरंत बाद वो एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल इस्तेमाल करता है, जो पूरे होड को एक साथ खत्म कर देता है। थके हुए लहजे में वो डिस्पैच ऑफिसर को बताता है कि काम हो गया है। क्लाइंट्स का ट्रियो उसके परफॉर्मेंस से खास इंप्रेस्ड नहीं दिखता, लेकिन क्लोक्ड फिगर मुस्कुराता है और कहता है कि उसने सबको बहुत जल्दी हरा दिया। वापस बेल्डन स्टीयर टैवर्न में रात शहर पर छा चुकी होती है। अंदर एक ब्लॉन्ड लड़की पेलीन गुस्से में हमारे एमसी से भिड़ जाती है। मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि वो चिल्लाती है कि कॉमनर्स को नोबल्स के लैपडॉग्स नहीं बनना चाहिए। वो फिर धीरे से फुसफुसाता है कि डेरिक ने उसे पेमेंट के बारे में नहीं बताया। मैनेजर एक उंगली उठाता है और पेलीन टैश में पूछती है कि क्या सिर्फ एक सिल्वर कॉइन था। चेहरे पर स्मग स्माइल के साथ मैनेजर असली रकम बताने को तैयार होता है। जब उसे पता चलता है कि एडवांस पेमेंट एक गोल्ड कॉइन था, तो वो हैरान रह जाती है। पैसे की खुशी में पेलीन तुरंत कहती है कि वो भी ये जॉब करना चाहती है। कुछ देर बाद वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है।
मैनेजर मिशन के बारे में पूछता है। हमारा एमसी कैजुअली कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कुछ गॉब्लिन्स थे। फिर वो रिवील करता है कि भले ही वो तीनों अमीर दिख रहे थे, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे। मैनेजर चौंक कर पूछता है कि क्या वो सीरियस है। ड्रिंक लेते हुए जवान लड़का समझाता है कि वो नोबल 3 क्वालिटीज ढूंढ रहा था जो उसमें नहीं थी, और जो मेड थी वो फेक थी। उस औरत के हाथ किसी सर्वेंट के लिए इतने ज्यादा साफ थे। तीसरे क्लाइंट के बारे में बोलने से पहले मैनेजर उसका नाम लेकर उसे रोक देता है। लड़का चुप हो जाता है और ध्यान से सुनता है। मैनेजर उसे याद दिलाता है कि वो मर्सनरीज हैं और उनका काम सिर्फ काम करना और पैसे लेना है। गंभीर चेहरे के साथ हमारा एमसी उसकी बात मान लेता है। मैनेजर जीबिन जोर देकर कहता है कि यहाँ सरवाइव करना ही सबसे जरूरी है, बाकी सब मैटर नहीं करता। अगले दिन वो फिर से ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन लौटते हैं जॉब फिनिश करने के लिए। डेरिक क्लाइंट्स को बताता है कि सब संभाल लिया गया है और गॉब्लिन्स अब कुछ समय तक प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। क्लाइंट अच्छे काम की तारीफ करता है और मैनेजर बाकी पेमेंट की बात करने लगता है। तभी नोबल 2 चमकते हुए गोल्ड कॉइन्स आगे बढ़ाता है। मैनेजर खुशी से उछल पड़ता है और डेरिक के बाल बिखेर देता है। ये देखकर नोबल गला साफ करता है ताकि बात पर वापस ध्यान जाए। फिर वो कहता है कि उसे डेरिक की स्किल्स पसंद आई हैं और वो एक नया रिक्वेस्ट देना चाहता है। ये सुनकर मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और फिर से लड़के के बाल बिगाड़ देता है। नोबल बताता है कि इस मिशन की पेमेंट 15 गोल्ड कॉइन्स होगी और मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। इतने बड़े ऑफर के सामने क्लाइंट डिटर्मिन्ड लुक के साथ पूछता है कि क्या हमारा एमसी जॉब एक्सेप्ट करेगा। जवान मेज तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद वो एक लग्जूरियस कैरेज में नए जॉब की लोकेशन की ओर निकलते हैं। थोड़ी देर में कैरेज ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन की रेजिडेंस पर पहुंचती है, एक बेहद विशाल जगह। मैनेजर मैंशन को देखकर दंग रह जाता है और उसकी ग्रैंड्योर पर कमेंट करता है। अंदर जाने से पहले नोबल कहता है कि उसे अपना परिचय देना होगा, जिसे मैनेजर ओवरकिल समझता है। आदमी बताता है कि वो डिलॉन है, ग्रैंड ड्यूक डुप्लेन का हेड बटलर। ये सुनकर मैनेजर घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि रिएक्ट कैसे करे। उसी समय औरत खुद को कैटरीना, मैंशन की हेड हाउसकीपर बताती है। इसके बाद क्लोक्ड फिगर खुद को जीडन, बेल्डन मर्सनरीज का कैप्टन रिवील करता है। हमारा एमसी समझ जाता है कि उन्होंने अपनी पोजीशंस के बारे में झूठ बोला था और उनका स्टेटस कहीं ज्यादा ऊंचा है। हालात को देखते हुए औरत मुड़ती है और उन्हें विशाल रेजिडेंस के अंदर ले जाती है। मैनेजर को एहसास होता है कि क्लाइंट की असली आइडेंटिटी बहुत बड़ी है। तभी क्लोक्ड फिगर धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाता है। हमारा एमसी खामोशी से देखता रहता है। लड़की अपना परिचय देती है, एसेलेन एलेनोर ड्यूप्लेन, और कहती है कि वो उसे अपनी बहन डीला का ट्यूटर बनाना चाहती है। डेरिक ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसे एक नोबल लड़की को मैजिक सिखाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके तुरंत बाद सीन हमें डुप्लेन फैमिली की विशाल मैंशन के अंदर ले जाती है। अचानक एक ऑफिस का दरवाजा जोरदार ताकत के साथ खुलता है। रेग नाम का एक जवान गुस्से में कमरे में घुसता है और सीधे अपने पिता और अपने भाई वलीरियन की ओर बढ़ता है। डेस्क पर बैठे आदमी उसे खुद को संभालने और थोड़ी डिग्निटी दिखाने को कहते हैं, लेकिन रेग चिल्लाता है कि मैनर्स तो डिएला को सीखने की जरूरत है, और ये कहते हुए वो एक सर्वेंट लड़की को बालों से घसीटता हुआ लाता है। वो यंग मेड जोर जोर से रो रही होती है और साफ दिखता है कि उसे लड़की की तरफ से चोट पहुंची है। इस पर वलेरियन अपने भाई से आवाज धीमी रखने को कहता है, क्योंकि वो लोग इस वक्त एक कॉन्वर्सेशन के बीच में हैं। रेग इस वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि पिछले 1 महीने में 10 से ज्यादा सर्वेंट्स नौकरी छोड़ चुके हैं। फिर वो पूछता है कि उसके पिता आखिर कब तक उस डेलिंक्वेंट को इग्नोर करते रहेंगे। इतना सुनते ही वलेरियन खड़ा हो जाता है और रेग का नाम जोर से चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है। इस पूरे सीन से परेशान होकर वो अपने भाई को हंगामा बंद करने और कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है, लेकिन रेग उस पर ध्यान नहीं देता और अपने पिता को कंटेम्प्ट भरी नजर से घूरता रहता है। वलेरियन अपने पिता को याद दिलाता है कि भले ही डिएला एक प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी बहन आइसलीन तो है ही। इस पर रेग कहता है कि अब वक्त आ गया है कि उस लड़की को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। उनके पिता सख्त आवाज में चेतावनी देते हैं कि ये फैसला करने का अधिकार उसका नहीं है। रेग फिर भी जिद करता है और कहता है कि डिएला को किसी दूर के मोनेस्ट्री में भेज देना बेहतर होगा। सब्र खोते हुए आदमी जबरदस्त ताकत से अपने बेटे का कॉलर पकड़ता है और उसका सिर ठोस लकड़ी की डेस्क पर जोर से दे मारता है। पिता दोहराते हैं कि यह फैसला उसका काम नहीं है और उसे चुप रहने को कहते हैं, भले ही उसे चोट लगी हो। जाते जाते रेग चेतावनी देता है कि एक दिन उसके पिता को उस लड़की को लेकर फैसला करना ही पड़ेगा। आदमी बेहद गंभीर और चिड़चिड़े एक्सप्रेशन के साथ अपने बेटे को जाते हुए देखता रहता है। वापस प्रेजेंट में आइसलीन हमारे एमसी को मैंशन के लंबे चौड़े कॉरिडोर से होकर ले जा रही होती है। वो पूछती है कि क्या उसने डिएला का नाम सुना है, और वो कंफर्म करता है कि उसने रिकॉर्ड्स में देखा था। आइसलीन मुस्कुराकर कहती है कि उसकी छोटी बहन आमतौर पर पब्लिक में ज्यादा दिखाई नहीं देती। दोनों एक बड़े खूबसूरती से सजे हुए दरवाजे के सामने रुकते हैं। उसी वक्त वलेरियन ऑफिस से बाहर आता है, रेग को सहारा देते हुए, जिसका चेहरा ब्रूज्ड होता है।
वो आइसलीन को मुस्कुराकर ग्रीट करता है और पूछता है कि उसकी एबलस्टीन की यात्रा कैसी रही। लड़की जवाब देती है कि उसकी देखभाल की वजह से वो काफ़ी आराम से रही है। वलेरियन कहता है कि रेक थोड़ा घायल है, इसलिए वो बाद में बात करेंगे। हमारा एमसी पूरे इंटरेक्शन को बेहद ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वलेरियन अपने भाई को संभालते हुए दोनों के पास से गुजर जाता है। लड़के की आंखें लाल चमकने लगती हैं जब वो इस फैमिली डायनामिक को समझने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र उस मेड पर पड़ती है जिसे रेग पहले घसीट रहा था, जो हॉलवे के एक कोने में रो रही होती है। वहीं से जवान लड़का डिएला से जुड़े हालात की गंभीरता को समझने लगता है, खासकर उनके पिता के सामने। आइसलीन और हमारा एमसी बैठकर जॉब के बारे में बात करते हैं। लड़की अपने पिता का धन्यवाद करती है और डेरिक को उस ट्यूटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है जो उसकी बहन डिएला का ख्याल रखेगा। आदमी यंग मेज को गंभीर और सोचने वाली नज़र से देखता है। आइसलीन कहती है कि अब वो लीव लेगी क्योंकि वो बिजी हैं और लड़के को बाहर ले जाने लगती है, लेकिन निकलने से पहले उनके पिता हमारे एमसी को रुकने को कहते हैं। जवान लड़का गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उनकी ओर मुड़ता है, ये जानने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। ऑफिस की खिड़की से आती धूप के बीच एक सीरियस कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाली होती है। ग्रैंड ड्यूक एक एलिगेंट और शार्प क्विल से स्क्रॉल पर लिखते रहते हैं। फिर वो टिप्पणी करते हैं कि हमारा एमसी काफ़ी यंग है और पूछते हैं कि क्या वो सच में 16 साल का है। सोफा पर शांत पोस्चर में बैठा लड़का अपनी उम्र कंफर्म करता है। आदमी पूछता है कि क्या वो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और डेरिक जवाब देता है कि वो 1 स्टार स्पेल्स यूज़ करता है। ग्रैंड ड्यूक हल्की हंसी छोड़ता है, जैसे उसे ये जवाब मज़ेदार और प्रिडिक्टेबल लगा हो। फिर वो गंभीर होकर चेतावनी देता है कि ह्यूमिलिटी हर बार एक बड़ी वर्च्यू नहीं होती। हमारा एमसी तुरंत इशारा समझ जाता है और चुप रहता है। सिचुएशन एनालाइज करते हुए वो समझ जाता है कि 5 स्टार मेज जैसे ग्रैंड ड्यूक के सामने ह्यूमिलिटी काम नहीं आएगी। डेरिक माफ़ी मांगता है अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो, लेकिन नोबल कहता है कि वो समझता है कि वो ऐसा क्यों है। आदमी कहता है कि उसकी उम्र और कपड़ों के हिसाब से डेरिक मैजिक ट्यूटर नहीं लगता। हल्की मुस्कान के साथ जवान मेज बताता है कि वो असल में एक मर्सनरी है। नोबल कहता है कि वो और सवाल नहीं करेगा और उसे रेजिडेंस के एनेक्स में एंट्री की अनुमति देता है। वो एक मेड को उसे गाइड करने को कहता है, लेकिन हमारा एमसी एक आखिरी सवाल पूछने की इजाज़त मांगता है। ग्रैंड ड्यूक उसे बोलने देता है और ध्यान से सुनने लगता है। डेरिक बताता है कि एक मर्सनरी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो मिशन एक्सेप्ट करे उसे पूरा करे। वो कहता है कि आइजलीन ने उसे डिएला को मैजिक सिखाने और उसे हाई सोसाइटी में एंटर कराने के लिए हायर किया है। ग्रैंड ड्यूक को ये बात काफ़ी ऑब्वियस लगती है और वो पूछता है कि वो ये सब क्यों बता रहा है। गंभीर नज़र के साथ हमारा एमसी कहता है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है। ये सुनकर नोबल कंफ्यूज हो जाता है। उसी पल सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक प्लेट तेजी से हवा में उड़ती है। वो दीवार से टकराकर टुकड़ों में टूट जाती है और एक मेड डर के मारे चीख पड़ती है। लड़की डिएला से माफ़ी मांगती है, लेकिन डिएला कहती है कि अपॉलॉजी से कुछ नहीं बदलता। गुस्से में यंग नोबल सर्वेंट को धमकाती है और तुरंत उसकी नज़रों से दूर हो जाने को कहती है। सीन फिर जेडन और आइजलीन की बातचीत पर लौटता है। जेडन पूछता है कि उसने डेरिक को क्यों चुना। वो बताता है कि एक कॉमनर के लिए नोबल को ट्यूटर करना आसान नहीं होगा और उनके पास और ऑप्शंस भी हैं। आइजलीन कहती है कि उसने पहले ही बेस्ट मेजेस ट्राई कर लिए थे, लेकिन सब ने क्विट कर दिया, इसलिए उसने कुछ अलग करने का सोचा। जेडन कहता है कि डेरिक का फॉर्मर मास्टर एक नोबल था और उसने कल्चर वहीं से सीखा। आइजलीन सहमति में सिर हिलाती है, कहती है कि उसे लड़का रिफाइंड लगा और उसे उम्मीद थी कि वो डिएला को गाइड कर पाएगा। मुस्कुराते हुए जेडन उसे सलाह देता है कि उसे लोगों को पढ़ना और बेहतर सीखना चाहिए। वो समझाता है कि डेरिक सड़कों पर पला बढ़ा और एडल्ट होने से पहले ही मर्सनरी बन गया था। लड़की बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी बात ध्यान से सुनती है। सीन बदलता है और हमारा एमसी डिलॉन और एक मेड के साथ कॉरिडोर से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वो एक विशाल दरवाजे के सामने लुकता है अपने अगले चैलेंज का सामना करने के लिए। लड़का धीरे से अपना हाथ उठाता है और बिना हिचक दरवाजे पर कुछ बार नॉक करता है। शांत एक्सप्रेशन के साथ वो अंदर से जवाब का इंतजार करता है। फिर वो खुद ही दरवाजा खोलता है और कमरे में दाखिल होता है। अंदर जाकर वो एक सिंपल हेलो कहकर ग्रीट करता है। डेरिक खुद को डिएला से इंट्रोड्यूस करता है और अकेले बात करने के लिए पल मांगता है। लड़की बिना उसकी ओर देखे उसे पास आने को कहती है। आदेश मानते हुए हमारा एमसी उसकी ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वो पास आता है, डिएला के चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल उभरती है। अचानक वो कप में मौजूद लिक्विड उसके चेहरे पर उछाल देती है। तरल सीधे डेरिक के बालों पर गिरता है और उसके चेहरे से टपकने लगता है। मॉकिंग स्माइल के साथ डिएला कहती है कि उसे लगा कोई सुअर रैट उसके कमरे में घुस आया है। फिर वो उसे फिर से रैट कहती है और पूछती है कि क्या वही मर्सनरी है जिसका जिक्र बटलर ने किया था। लड़की कुर्सी पर टिककर कंटेम्प्ट भरी नजर से उसे घूरती रहती है। फिर वो एक छोटी टेबल पर चढ़ जाती है ताकि कमरे में वो हमारे एमसी से लंबी दिखे। इसके बाद वो एक बाल्टी गंदा पानी उसके सिर पर उड़ेल देती है, उसे और ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग करने के लिए। हमारा एमसी चुपचाप वही खड़ा रहता है जबकि गंदा पानी उसके चेहरे से बहता रहता है।
डीएला शिकायत करती है कि बाल्टी खाली हो गई और उसे इसमें कोई मजा नहीं आया। तभी डेरिक सिर उठाकर उसे गुस्से और कंटेम्प्ट से भरी नजर से देखता है। लड़की उसकी रिएक्शन देखकर चौंक जाती है और अपना शौक छुपा नहीं पाती। वो उसे किक करने की कोशिश करती है। वो अपनी नाक ढककर शिकायत करती है कि गंदे पानी की बदबू अनबियरेबल है। डेरिक जमीन पर बैठा उसे देखता रहता है और उसका जूता आकर उसके कंधे पर गिरता है। यंग नोबल धीरे धीरे टेबल का सहारा लेकर उठती है। खुद को संभालते हुए वो उसे सुअर रैट कहती है और सवाल करती है कि कोई ऐसा इंसान उसे कैसे सिखा सकता है। सीन फिर ग्रैंड ड्यूक के साथ डेरेक की बातचीत पर लाटता है। नोबल खिड़की से बाहर सोचते हुए देख रहा होता है, जैसे वो इस रिक्वेस्ट पर गंभीरता से विचार कर रहा हो। हमारा एमसी कहता है कि उसकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि डियाला की प्रॉब्लम आसान नहीं है। इसलिए वो पूछता है कि ग्रैंड ड्यूक उसे कितना अथॉरिटी देने को तैयार है ताकि वो उसे सिखा सके। नोबल गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरता रहता है, उसके सवाल को प्रोसेस करते हुए। वापस प्रेजेंट में डियाला जमीन पर पड़ी होती है, चेहरा लाल और पूरी तरह शॉक्ड। हमारा एमसी बिना कोई इमोशन दिखाए उसे नीचे से देखता है। लड़की जमीन पर ही पड़ी रहती है, डर और ध्यान से उसकी हर हरकत देखती हुई। वो सदमे में अपना हाथ चेहरे पर रखती है, ये यकीन ना करते हुए कि उस कमरे में अभी अभी क्या हुआ। डार्क लुक के साथ डेरेक उसे आदेश देता है कि तुरंत जमीन से उठो, कोई शिकायत नहीं। इसके बाद सीन हमें 3 साल पीछे ले जाती है, एक कार्ट में जो सड़क पर चल रही होती है। वहां एक छोटा डेरेक काटिया से पूछता है कि वो एक स्टबन और रिबेलियस स्टूडेंट से कैसे निपटेंगी। काटिया जवाब देती है कि वो पहले उस इंसान को समझने और अपनाने की कोशिश करेंगी ताकि शांति से प्रॉब्लम हल हो सके। हमारा एमसी इस आइडिया को बहुत आइडियलिस्टिक मानता है और पूछता है कि अगर ये काम ना करे तो क्या करें। काटिया कहती है कि टीचिंग का एसेंस स्टूडेंट को गाइड करना है और अगर एक्सेप्टेंस फेल हो जाए तो दूसरा अप्रोच चाहिए। डार्क लुक के साथ मास्टर बताती है कि दूसरा तरीका बस उनमें फियर ड्रिल कर देना है। वापस प्रेजेंट में डिएला अभी भी जमीन पर होती है, चेहरा लाल और पूरी तरह शॉक्ड। हमारा एमसी उससे कहता है कि दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ और बिना उसे दोबारा आदेश दिए उठ जाओ। लड़की धीरे धीरे उठने लगती है। गुस्सा अब भी उसके चेहरे पर होता है, लेकिन आधे रास्ते में वो अचानक लड़के के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश करती है। वो चिल्लाते हुए पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। बिना हिचक डेरेक तेजी से हाथ घुमाता है और लड़की के चेहरे पर वार करता है। कोल्ड लुक के साथ वो चेतावनी देता है कि वो भी अपनी बात दोहराएगा नहीं और उसे दूसरों के साथ ठीक से पेश आना होगा। डिएला मॉकिंग स्माइल के साथ उसे घूरती है, जैसे वो अब भी उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं कर पा रही हो। लड़की जोर से बटलर को पुकारती है, चिल्लाते हुए कहती है कि एक कॉमनर ने उसे छूने की हिम्मत की। उसी पल डिलॉन 2 मीड्स के साथ दौड़ता हुआ कमरे में घुसता है और घबराकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर बटलर गुस्से में डेरेक की ओर मुड़ता है और चिल्लाकर पूछता है कि वो समझता क्या है जो ऐसा कर बैठा। पूरी तरह शांत रहते हुए हमारा एमसी बस अपनी जेब से एक स्क्रोल निकालता है। वो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहता है कि ग्रैंड ड्यूक ने उसे डायला को एजुकेट करने का पूरा अथॉरिटी दिया है। डिलॉन स्क्रोल पढ़ते ही सन्न रह जाता है और अपने मोनिकल से रॉयल सील को ध्यान से चेक करता है। डायला भी हालात देखकर स्तब्ध रह जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। उसी रात बाद में पूरा चांद डुप्लेन मैंशन को रोशनी से नहला देता है, जो और भी ज्यादा विशाल और इंटिमिडेटिंग लगता है। कॉरिडोर्स में वलेरियन गुस्से में तेज तेज चलता है, जबकि रेग हर हाल में उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वलेरियन एक कमरे का दरवाजा जोर से खोलता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या हमारा एमसी ही वो तथाकथित मर्सनरी है। डेरिक कमरे में हाथ में किताब पकड़े चुपचाप उसे देखता रहता है। गुस्से से तमतमाया वलेरियन उस पर झपटने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसने उसकी बहन डायला को मारने की हिम्मत कैसे की। हमारा एमसी शांति से जवाब देता है कि ये सब ग्रैंड ड्यूक की इजाजत से हुआ था। रेग बीच में याद दिलाता है कि वो आइसलीन का गेस्ट है और उनके पिता ने भी इस एक्शन को अलाउ किया है। वलेरियन रेग को दखल न देने को कहता है और हमारा एमसी को अपने साथ कहीं और चलने का आदेश देता है। रेग हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि डायला को एक लेसन की जरूरत थी और वलेरियन ज्यादा आगे नहीं जाएगा। हमारा एमसी बिना एक शब्द बोले दोनों को जाते हुए देखता रहता है। रेग बड़बड़ाता है और सोचता है कि उसका भाई उस होपलेस लड़की को क्यों बचा रहा है। वलेरियन और डेरेक एक दरवाजे के सामने पहुंचते हैं और नोबल उसे अंदर जाने को कहता है। वलेरियन बताता है कि ये डायला का कमरा था और उसके जाने के बाद से इसे छुआ तक नहीं गया। हमारा एमसी कमरे में रखी ईजल पर अधूरी पड़ी एक पेंटिंग को ध्यान से देखता है। नोबल बताता है कि उसकी बहन को ड्राइंग बहुत पसंद थी और जब वो उसे अपना काम दिखाने बुलाती थी तो बेहद प्यारी लगती थी। वो आगे कहता है कि उसने कभी भी अपनी पेंटिंग्स पूरी नहीं की, सिर्फ वही हिस्से बनाती थी जो उसे पसंद आते थे। इसके बाद वलेरियन अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है, लेकिन डेरेक उसे चिंता न करने को कहता है। फिर वो पूछता है कि उसे इस कमरे में जो लड़की की पेंटिंग से भरा है क्यों लाया गया। वलेरियन कहता है कि डायला कंटेम्प्ट की हकदार थी, लेकिन वो फैमिली के ब्लड लाइन को लेकर ऑब्सेस्ड हो गई। इसी वजह से उसे मेन हाउस से निकालकर एनेक्स में बंद कर दिया गया। बेबस होकर वो कहता है कि अगर वो सिर्फ 1 स्टार मैजिक भी सीख ले तो वो अपने पिता को मना सकता है। वलेरियन जोर से और एमसी का हाथ पकड़ता है और गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी बहन डायला को बचाने की विनती करता है। हालात देखकर डेरेक उसे रोकता है और एक पल रुकने को कहता है। वो बताता है कि डायला ने मैजिक को छोड़ा नहीं है क्योंकि किताबें नोट से भरी पड़ी हैं।
वो पूछता है कि क्या वो किताबें स्कूल ऑफ रेगुलेशंस की हैं और नोबल तुरंत हाँ में जवाब देता है। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ हमारा एमसी लड़की की स्थिति को समझता हुआ लगता है। सीन में एक और अधूरी पेंटिंग दिखाई देती है, इस बार एक फॉरेस्ट की। इसके साथ ही आवर एमसी डिटर्मिन नज़र से मैजिक बुक को एनालाइज करता है। वो कहता है कि वो लड़की की मदद करने की कोशिश करेगा और किताब वलेरियन को लौटा देता है। सीन फिर रात में ड्यूप्लेन मैंशन के ऊपर जाता है। एनेक्स में डियला अपने बिस्तर पर शांति से सो रही होती है, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। अचानक बिना किसी वार्निंग के ठंडे पानी की एक बाल्टी उस पर उड़ेल दी जाती है। लड़की झटके से जागती है और चीख पड़ती है, पूरी तरह भीगी हुई। डेरेक पूछता है कि क्या वो सच में अभी सोने का सोच रही थी। डियला उसके दुस्साहस पर भड़क जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है जो उसके कमरे में घुस आया। लड़का उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उन्हें कहीं जरूरी जगह जाना है। वो उसे कॉरिडोर से घसीटते हुए बाहर ले जाता है, जबकि वो मेड्स को चिल्लाकर बुलाती है कि उसे रोकें। बेपरवाह रहते हुए एमसी उसे मैंशन से बाहर अंधेरे फॉरेस्ट की ओर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो उसे जमीन पर जोर से फेंक देता है और लड़की दर्द से चीख उठती है। वो चिल्लाकर कहती है कि अगर उसे लगता है कि वो इस तरह उसे कुछ सिखा सकता है तो वो सपना देख रहा है। लड़का कहता है कि वो सुनती ही नहीं और पूछता है कि क्या वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना चाहती है। क्रीपी स्माइल के साथ वो बताता है कि उसे एरोगेंट नोबल्स को उनकी जगह दिखाना बहुत पसंद है। डिएला पूरी तरह डर जाती है और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। आरएमसी कहता है कि ट्यूटर बनने की पूरी बात बस उसे पास लाने का बहाना थी। वो पास झुककर बताता है कि ये बहाना था एरोगेंट नोबल्स जैसे उसे गिराने का। अपनी तलवार निकालते हुए वो कहता है कि नोबल्स की चीखें कितनी खूबसूरत लगती हैं। लड़की पीछे सरकती है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो इससे बच निकलेगा। हथियार हाथ में लिए वो याद दिलाता है कि उसे मोनेस्ट्री भेजा जा रहा है और कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। डेरिक आगे कहता है कि अगर कुछ हो भी गया तो वो अपनी जान देकर कीमत चुका देगा। डरावनी मुस्कान के साथ वो कहता है कि उसे हटाकर वो उसके परिवार पर एहसान ही करेगा। उसी पल डिएला घबरा जाती है और समझ जाती है कि अगर वो पकड़ी गई तो यहीं खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वो उठकर अंधेरे फॉरेस्ट में जान बचाकर दौड़ने लगती है। वो सोचती है कि उसे फॉरेस्ट में उसे चकमा देना होगा, क्योंकि वो इस जगह को अच्छी तरह जानती है। यंग नोबल को लगता है कि अगर वो मैंशन तक लौट आई तो वही मारा जाएगा। अचानक भागते हुए डिएला को अपने पीछे आग की ऑरा महसूस होती है। अगले ही पल रात के अंधेरे में एक विशाल फायरबॉल बनता है। आरएमसी बिना हिचक फायरबॉल उसकी दिशा में छोड़ देता है। डिएला शॉक में सोचती है कि क्या ये फायरबॉल है। वो पैनिक कर जाती है क्योंकि फायरबॉल एक 2 स्टार मैजिक है और कोई काम ऑनर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिनिस्टर स्माइल के साथ हमारा एमसी लड़की की डिस्पेयर को देखता रहता है। फायरबॉल जमीन पर उसके बेहद करीब आकर टकराता है। फ्लेम्स तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और यंग नोबल डर के मारे चीखती है। इम्पैक्ट से गिर पड़ती है। फायरबॉल पूरी ताकत से एक्सप्लोड करता है। शॉक वेव उसे दूर उछाल देती है। जमीन पर पड़ी डिएला जोर से निगलती है। उसका दिल डर से तेज धड़क रहा होता है। आरएमसी मुस्कुराते हुए पास आता है और कहता है कि लगता है निशाना चूक गया। बिना सोचे लड़की उठती है और फिर से फॉरेस्ट में दौड़ने लगती है। नफरत भरी नजर से वो भागते हुए पीछे मुड़कर उसे देखती है, लेकिन दौड़ के बीच उसका पैर पेड़ की जड़ में अटक जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और थकावट से उठ नहीं पाती। दर्द में कराहते हुए वो उठने की कोशिश करती है और देखती है कि उसके चेहरे के सामने एक आइस ब्लेड तनी हुई है। आइस एरो अंधेरी रात में तेजी से चमक रहा होता है। डर से उसकी आंखें फैल जाती हैं जब आइस मैजिक उसकी ओर आता है। आइस एरो उसके पास से गुजरकर फॉरेस्ट फ्लोर में धंस जाता है। सामने अटका हुआ अटैक देखकर लड़की डर से पूरी तरह जड़ हो जाती है। हमारा एमसी उसकी स्पीड की तारीफ करता है, कहता है कि एनेक्स में रहने वाले किसी के लिए ये इंप्रेसिव है। थकी हुई यंग नोबल भारी सांसें लेती है और डर से उसे घूरती रहती है। हार न मानते हुए वो फिर उठती है और डेस्परेट होकर दौड़ने लगती है। हमारा एमसी हल्की मुस्कान के साथ बस उसे भागते हुए देखता रहता है। लड़की पैनिक कर जाती है, ये जानते हुए कि इस रफ्तार से वो आखिरकार पकड़ ली जाएगी। डेस्परेशन उस पर हावी हो जाती है जब उसे समझ आता है कि भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। तभी लड़का घुटनों के बल बैठता है और फॉरेस्ट फ्लोर पर एक ट्रैकिंग स्पेल इस्तेमाल करता है। वो आगे रास्ते को देखता है और आसानी से उसका ट्रेल पकड़ लेता है। हमारा एमसी समझ जाता है कि ये वही फॉरेस्ट है जिसे डिएला ने अपनी पेंटिंग्स में बनाया था। वो जान लेता है कि डिएला ने इस जगह की फीलिंग को कैनवस पर उतारा था। इसी के साथ वो डिएला की छुपी हुई असली पोटेंशियल को समझ जाता है। कॉर्नर्ड होकर डिएला चीखती है और डेस्परेशन में एक पत्थर उसकी ओर फेंक देती है। बेपरवाह हमारा एमसी अपनी तलवार संभालता है। तेज मूवमेंट के साथ वो पत्थर को बीच से काट देता है। डिएला हैरान रह जाती है कि उसने इतनी आसानी से उसका हमला रोक लिया। वो उसकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करता है क्योंकि उसने भागने के बजाय लड़ने का फैसला किया। पूरी तरह एग्जॉस्टेड यंग नोबल भारी सांस लेती है और खड़ी नहीं रह पाती। हमारा एमसी कहता है कि उसके पास अब दौड़ने की ताकत नहीं बची।
तलवार उसकी ओर ताने हुए वो पूछता है कि क्या उसके पास कहने के लिए आखिरी शब्द है। उस हालत में भी डिएला मॉकिंग लाफ करती है और कंटेम्प्ट से उसे घूरती है। वो कहती है कि वो माफी नहीं मांगेगी और उसे चुनौती देती है कि उसे एक बार में खत्म कर दे। डेरेक पूछता है कि वो इस ब्लड लाइन के चक्कर में इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। लड़की कुछ पल चुप रहती है, आंखों में आंसू लिए उसके सवाल पर सोचती हुई। वो कहती है कि अगर उसका ब्लड लाइन छीन लिया गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। डेस्परेशन में वो मैजिक शब्द बार बार चिल्लाने लगती है। फिर गुस्से में उसे घूरकर पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। हमारा एमसी बिना एक शब्द कहे उसके आउटबर्स्ट को चुपचाप सुनता रहता है। डिएला चीखती है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश करे कुछ भी काम नहीं करता। आंखों में आंसू लिए वो सोचती है कि ब्लड लाइन के अलावा उसके पास बचा ही क्या है। वो अपनी आइडेंटिटी पर सवाल उठाती है, जबकि हमारा एमसी बस खामोशी से देखता रहता है। डेरेक कुछ पल शांत रहता है, जैसे उसकी बातों को समझ रहा हो। तभी नीली ऑरा उसके तलवार को ढकने लगती है। डिएला आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखती है, ये नहीं जानती कि आगे क्या होगा। तलवार उठाते हुए वो कहता है कि उसने एक रात के लिए उसका ड्रामा काफी सुन लिया है। डरावनी ठंडक के साथ हमारा एमसी अलविदा कहता है और लड़की बिना एक पल गवाए पैनिक कर जाती है। यंग मेज पूरी ताकत से तलवार नीचे घुमाता है। डिएला आंखें कसकर बंद कर लेती है, फाइनल ब्लो का इंतजार करती हुई। कुछ पल बाद वो महसूस करती है कि कुछ भी नहीं हुआ। तलवार ने उसके सामने आइस क्रिस्टल्स की एक विशाल दीवार बना दी थी। यंग नोबल सिर उठाकर आइस मैजिक को देखती है, पूरी तरह इंप्रेस्ड। बैरियर की दूसरी तरफ हमारा एमसी उसकी रिएक्शन ऑब्जर्व करता है। अचानक डिएला के हाथों में नीली ऑरा चमकने लगती है और उसे एहसास होता है कि उसने मैजिक इस्तेमाल किया है। हमारा एमसी तेज और सटीक मूवमेंट के साथ अपनी तलवार शीथ में डाल देता है। वो उसे अच्छी तरह करने पर बधाई देता है और पहले उसके साथ बदतमीजी करने के लिए माफी मांगता है। लड़की चुपचाप उसे देखती रहती है, अभी भी सब कुछ प्रोसेस कर रही होती है। डेरेक समझाता है कि ये बस माना का मैनिफेस्टेशन था, लेकिन फिर भी वो कर पाई। यंग नोबल अपने इमोशंस रोक नहीं पाती और जोर से रोने लगती है। डिएला खुशी से चिल्लाती है कि वो आखिरकार थोड़ा से मैजिक इस्तेमाल कर पाई। हमारा एमसी बस उसे देखता रहता है जब वो अपनी सारी दबाई हुई फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालती है। जब वो शांत हो जाती है तो वो बताता है कि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है। ये सुनकर लड़की पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है। वो उसे बताता है कि ज्यादातर नोबल स्कूल ऑफ रेगुलेशन से सीखते हैं और यही वजह थी कि उसे इतनी परेशानी हुई। डेरिक समझाता है कि रेगुलेशन थ्योरी से सीखने की कोशिश करना ऐसा था जैसे जबरदस्ती ऐसे कपड़े पहनना जो फिट ही नहीं होते। यंग नोबल पूछती है कि उसने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है। मुस्कुराते हुए लड़का बताता है कि उसने उसकी बनाई ड्राइंग्स देखी और उनमें बहता हुआ मैना महसूस किया। वो आगे कहता है कि स्कूल ऑफ द वाइल्ड के मेजेस बचपन से ही नेचर के मैना को महसूस कर पाते हैं। डीला ये सुनकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि वो शुरू से उसके बारे में सही था। एमसी उठ खड़ा होता है और कहता है कि अभी के लिए इतना काफी है। वो उसे चेतावनी देता है कि उसने मैना मैनिफेस्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लड़की उसका नाम पुकारती है, डेरिक, और वो उसकी ओर मुड़ता है। डीला बाहें बांधे थोड़ी एम्बैरेस्ड हालत में उसका शुक्रिया अदा करती है। एमसी कुछ पल चुप रहता है, ये नहीं समझ पाता कि क्या कहे। फिर वो उसे चलने का इशारा करता है और दोनों वापस मैंशन की ओर बढ़ जाते हैं। चलते हुए डेरिक एक पेंटिंग की तारीफ करता है और डीला बताती है कि वो उसकी मास्टरपीस थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे को भर देती है और एक नए दिन की शुरुआत होती है। अपने बिस्तर पर डीला जागती है और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन महसूस करती है। वो हाथ आगे बढ़ाती है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ फिर से मैना मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है। फोकस्ड नजर से वो अपने अंदर बहती एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मैजिक बिखर जाता है और उसे एहसास होता है कि पावर को संभालना अब भी बहुत मुश्किल है। उसी दौरान एक मेड कपड़ों की टोकरी उठाए उसके कमरे की ओर आती है। अचानक डीला जोर से दरवाजा खोलती है और सर्वेंट उसकी अचानक मौजूदगी से चीख पड़ती है। घबराहट में उसके हाथ से बाल्टी गिर जाती है। गंदा पानी यंग नोबल के पैरों पर छटक जाता है और वो बिना कोई रिएक्शन दिए वहीं खड़ी रहती है। डर के मारे वो औरत बार बार माफी मांगती है, सोचती है कि हमेशा की तरह उसे मार पड़ेगी। डार्क लुक के साथ डीला कुछ पल उसे चुपचाप घूरती रहती है। डर के मारे वो औरत जमीन पर गिरकर माफी की भीख मांगने लगती है, लेकिन डीला बस इतना कहती है कि अगली बार ज्यादा ध्यान रखा करे और वहां से चली जाती है। मेड जमीन पर बैठी हैरान रह जाती है और सोचती है कि लड़की ने उसे मारा क्यों नहीं। बाकी सर्वेंट्स भी आ जाते हैं और ये जानकर चौंक जाते हैं कि डीला ने सिर्फ सावधान रहने की चेतावनी दी। उसी समय आरएमसी अपने कमरे में शांति से सो रहा होता है, हंगामे से बेखबर। अचानक कोई दरवाजा पीटते हुए उसका नाम चिल्लाता है और वो घबराकर जाग जाता है। नींद में डूबा हुआ वो आंखें मलता है और सोचता है कि बाहर क्या चल रहा है। तभी डीला डेलॉन के साथ कमरे में घुस आती है और जोर देकर कहती है कि वो उसे मैना कंट्रोल करना सिखाए। ये सुनते ही डेलॉन हैरान रह जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसने सच में मैना मैनिफेस्ट कर लिया है। लड़की बटलर को नजरअंदाज करती है और जिद करती है कि एमसी उसे अभी सिखाए। सब्र खोकर जंग मेज कहता है कि वो दोपहर में आए और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है।
डेलॉन डीला के बदलाव से भावुक हो जाता है, लेकिन लड़की ट्यूटर के एटीट्यूड से और चिढ़ जाती है। गुस्से में वो फिर से दरवाजा पीटती है और अभी सिखाने के लिए चिल्लाती है, मगर आरएमसी उसे नजरअंदाज कर वापस सो जाता है, जबकि बाहर वो चीखती रहती है। उस दिन बाद में सूरज पूरी चमक के साथ विशाल और इंटिमिडेटिंग डुप्लेन मैंशन पर चमक रहा होता है। कॉरिडोर्स में कोई मजबूत कदमों से बेहद सीरियस पोस्चर के साथ चल रहा होता है। उधर दो मेड्स आपस में गॉसिप कर रही होती है कि डीला ने आज एक भी प्लेट नहीं तोड़ी। उनमें से एक बताती है कि यंग नोबल ने मैजिक मैनिफेस्ट कर लिया है, और रेग ये बात सुन लेता है। खबर सुनते ही वो झट से रुक जाता है, चेहरे पर शॉक साफ दिखता है। गंभीर नजर से वो सर्वेंट्स की ओर मुड़कर पूछता है कि उन्होंने अभी क्या कहा। उधर ऑफिस में ग्रैंड ड्यूक शांति से एक स्क्रॉल पर लिख रहा होता है। वहीं वलेरियन उसे बताता है कि डिएला ने मैजिक मैनिफेस्ट कर लिया है और सर्वेंट्स ने भी इसकी पुष्टि की है। ये सुनकर आदमी राहत महसूस करता है और अपनी बेटी की प्रोग्रेस से संतुष्ट सकता है। लेकिन रेक चेतावनी देता है कि सिर्फ थोड़ा सा मैजिक मैनिफेस्ट करने से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। वलेरियन अपने भाई पर झुंझलाता है और कहता है कि उसे अपनी बहन की तारीफ करनी चाहिए। ग्रैंड ड्यूक अपने बच्चों की बहस को गंभीर और सोच में डूबे हुए भाव से देखता रहता है। रेक डिएला की सारी पुरानी हरकतें याद दिलाता है और कहता है कि ये उसे कॉन्वेंट से बचाने के लिए काफी नहीं है। उनके पिता चुप रहते हैं, जैसे अगला फैसला सोच रहे हों। वापस कमरे में डिएला पीठ करके बैठी होती है, साफ तौर पर ग्रम्पी दिख रही होती है। आरएमसी पास आता है और पूछता है कि क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। बिना मुड़े लड़की जवाब देती है कि वो नाराज नहीं है, बल्कि उसके एटीट्यूड से बहुत गुस्से में है। लड़का चेतावनी देता है कि ऐसा बर्ताव उनके बीच कुछ नहीं बदलेगा। यंग नोबल जोर देती है कि वो स्टबन नहीं है, बस बहुत गुस्से में है। शांति से वो समझाता है कि इस तरह होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर चीज का अपना ऑर्डर होता है। सब्र खोकर डिएला खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है कि वो पहले ही कह चुकी है कि वो एंग्री है, पाउट नहीं कर रही। एमसी उसे गंभीर नजर से देखता है और एक शब्द भी नहीं कहता। समझ कर कि इससे कुछ नहीं होगा, लड़की टैक्टिक बदलती है और कहती है, ठीक है, मान लो मैं पाउट कर रही हूँ। इसके बाद यंग मेज उसकी कुर्सी पर झुककर हालात समझाने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ मैजिक मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। लड़की बोर होकर उसे बाय द बुक और बोरिंग मैजिक टीचर कहती है। डार्क लुक के साथ डेरेक पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो कम बोरिंग तरीके से सिखाए। ये सुनते ही यंग नोबल को पिछली रात फॉरेस्ट की डरावनी याद आ जाती है। डर के मारे वो सीधी बैठ जाती है और कहती है कि वो अपनी बात वापस लेती है और लेसन जारी रखे। लेसन शुरू करते हुए डेरेक बताता है कि वो मैजिक मैनिफेस्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। वो समझाता है कि स्कूल ऑफ द वाइल्ड में सख्त रूल्स नहीं होते और ज्यादा फ्रीडम होती है। इसके साथ ही वो कहता है कि ये स्टाइल उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, और लड़की हैरान रह जाती है। वो आगे कहता है कि उसका नेचर इस स्कूल से मेल खाता है और उसका नोबल ब्लड उसे टैलेंटेड बनाता है। डिएला शर्मा जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में टैलेंटेड है। एक्साइटेड होकर वो खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो किसी तरह की जीनियस है। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि टैलेंट होना और मैजिक जीनियस होना एक ही बात है या नहीं। बाहर रेग ये बातचीत सुनता है और चिढ़े हुए एक्सप्रेशन के साथ अपनी बहन की प्रोग्रेस पर सोचता है। वो जीप चटकाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन ड्यूप्लेन मैंशन में उनकी ट्रेनिंग पूरी ताकत से जारी रहती है। डिएला डेरिक के कमरे में घुसकर बताती है कि वो मैजिक मैनिफेस्ट कर सकती है, लेकिन डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रही। कभी वो लंच के दौरान उसे रोककर कोल्ड एट्रीब्यूट के साथ अपनी मैजिक दिखाती है। दिन बीतते जाते हैं और यंग नोबल कभी भी अपने ट्यूटर को पकड़कर अपनी प्रोग्रेस दिखाना नहीं छोड़ती। एक दोपहर वो उसे पेड़ के नीचे किताब पढ़ते हुए पाती है और गुस्से से भर जाती है। वो चिल्लाती है कि उसने उसे एनेक्स में रहने को कहा था और उस पर ट्रेनिंग से बचने का आरोप लगाती है। पूरी शांति के साथ आरएमसी पुष्टि करता है कि इसी वजह से उसने किताबें ली थी। लड़की कहती है कि उसने मैना फ्लो करना सीख लिया है और उसे तुरंत अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए खींच लेती है। उधर मैंशन के दूसरे हिस्से में वलेरियन खिड़की से बाहर देखते हुए किसी का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। डेरेक अंदर आता है और वलेरियन उसे बैठकर थोड़ी देर बात करने को कहता है। सोफा पर बैठते हुए नोबल पूछता है कि उसकी बहन डिएला की प्रोग्रेस कैसी है। हमारा एमसी कहता है कि उसने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन 1 स्टार मैजिक सीखने में अभी समय लगेगा। वलेरियन समझता हुआ लगता है और बताता है कि उनकी मां अगले हफ्ते मीटिंग से लौट आएंगी। वो चेतावनी देता है कि वो औरत डील करना आसान नहीं है और नोबल्स इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कॉमनर्स को पसंद नहीं करते। हमारा एमसी कहता है कि वो इस बात को ध्यान में रखेगा और पूछता है कि क्या इसी वजह से उसे बुलाया गया था। नोबल कुछ पल चुप रहता है, जैसे अगली बात सोच रहा हो। फिर वो बताता है कि वो हाउस डुप्लेन का अगला हेड बनने वाला है और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। वलेरियन समझाता है कि इसके लिए उसे सबके साथ सिंसियर होना होगा, लेकिन लोगों के दिल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। स्पीच से ऊब कर डेरिक पूछता है कि वो असल में कहना क्या चाहता है। मुट्ठी भींचते हुए वलेरियन खुद को संभालता है और असली वजह बताने की तैयारी करता है।
रोने जैसी आवाज में वो शिकायत करता है कि डिएला अब उसके साथ खेलना ही नहीं चाहती। हमारा एमसी उसे बिना किसी इंप्रेशन के घूरता रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। नोबल याद करता है कि बचपन में वो कितनी एंजल जैसी थी और उसे बड़ी मुस्कान के साथ ग्रीट करती थी। इसी वजह से वो अपनी बहन का प्यार और अटेंशन वापस पाने का तरीका मांगता है। वो बताता है कि लड़की सिर्फ डेरेक के पीछे घूमती है और किसी और पर ध्यान नहीं देती। तभी नोबल एक डॉल दिखाता है जो उसने मैंशन की मेड से बनाना सीखा था। वो पूछता है कि डेरेक को क्या लगता है, क्या वो डॉल बिल्कुल डिएला जैसी नहीं लगती? डार्क लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो किसी को कर्स करने की कोशिश कर रहा है। रिएक्शन से दुखी होकर वलेरियन रिरियाने लगता है। आखिरकार वो हार मान लेता है और कहता है कि डेरिक ऐसे मामलों में पूरी तरह यूजलेस है। कुछ समय बाद लड़के की मुलाकात डिएला की मां मिरिएला डेबल डुप्लेन से होती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि उसने सुना है कि उन्हें एक बहुत केपेबल मैजिक टीचर मिला है। वो औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है और अपनी टेरिटरी से एक गिफ्ट देकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा एमसी तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो किसी हाउस से जुड़ा नहीं है। जवाब सुनकर मिरिएला कंफ्यूज्ड होकर उससे एक्सप्लेन करने को कहती है। पूरी शांति के साथ यंग मेज बताता है कि वो बस एक साधारण कॉमनर है। ये सुनकर औरत पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि उन्होंने इस काम के लिए कॉमनर रख लिया। सीन फिर से विशाल और इंटिमिडेटिंग डुप्लेन मैंशन के मेन हॉल में लौटता है। वहां मिरिएला अपने सर्वेंट से घिरी हुई होती है और अपनी बेटी के यंग ट्यूटर से मुस्कुराते हुए बात कर रही होती है। वो दोहराती है कि उसने सुना है कि उन्हें एक बहुत केपेबल मैजिक टीचर मिला है। फिर वो औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है और अपनी टेरिटरी से एक गिफ्ट ऑफर करती है, लेकिन हमारा एमसी फिर से तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो किसी हाउस से जुड़ा नहीं है। जवाब सुनकर मिरिएला कंफ्यूज्ड होकर उससे एक्सप्लेन करने को कहती है। पूरी शांति के साथ यंग मेज बताता है कि वो सिर्फ एक कॉमनर है। नोबल वुमन स्टन्ड रह जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि उन्होंने इस काम के लिए कॉमनर रख लिया। यहीं से कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है, फैमिली मैंशन के सामने। वहां आइसलीन डेरिक को उसकी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी लेने के लिए धन्यवाद देती है। मुस्कुराते हुए वो बताती है कि उसे एबलस्टीन लौटना है और डिएला को उसके भरोसे छोड़ देती है। हमारा एमसी बस इतना कहता है कि वो हालात समझता है और डिएला का ख्याल रखेगा। तभी टैवर्न मैनेजर पास आता है और मजाक करता है कि उसका जवाब बहुत लाइफलेस था। मैनेजर उसे जल्दी चीजें सुलझाने को कहता है क्योंकि पेलीन गुस्से में आने वाली है। इसके बाद यंग मेज चुपचाप कैरेज को जाते हुए देखता रहता है। अचानक आइसलीन को याद आता है कि वो एक बहुत जरूरी बात भूल गई है। उसे याद आता है कि उसकी मां अगले हफ्ते लौट रही है और वो ये बात डेरिक को बताना भूल गई थी। आदमी को समझ नहीं आता कि ये बात इतनी जरूरी क्यों है। तभी आइसलेन समझाना शुरू करती है कि उसकी मां से डील करना थोड़ा मुश्किल है। वो उस औरत को गुस्से और तबाही की सजीव देवी बताती है। वर्तमान में लौटते ही मिरिएला अपने पति पर चिल्ला रही होती है, उनकी बेटी के कॉमनर ट्यूटर को लेकर। पूरी शांति के साथ ग्रैंड ड्यूक उससे आवाज थोड़ी कम रखने को कहता है, लेकिन औरत उसकी बात अनसुनी कर देती है और कहती है कि असली समस्या उनकी सबसे छोटी बेटी ही है। आदमी समझाता है कि उसे भी घर में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर कॉमनर रखना पसंद नहीं है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि नोबल लीनिएज वाले सारे ट्यूटर्स नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। इसी वजह से वो जोर देता है कि ये आइसलीन ही थी जिसने उस लड़के की रिकमेंडेशन दी थी। फिर भी मिरिएला अड़ी रहती है कि फैमिली को एक तय स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहिए। वो सुझाव देती है कि उसका छोटा भाई फ्लैम लड़की को पढ़ा सकता है। इस पर ग्रैंड ड्यूक को फ्लैम को उसकी ड्यूटी से हटाकर प्राइवेट ट्यूटर बनाने का विचार बेतुका लगता है। मिरिएला भड़क उठती है और कहती है कि उनका सोशल सर्कल भी एक जंग है जिसमें स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। वो अपने पति की ओर उंगली उठाकर कहती है कि बिना फैमिली नेम वाले कॉमनर ट्यूटर के साथ उनकी बेटी मजाक बन जाएगी। वेलेरियन बीच में आकर अपनी मां को शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अपने पिता से इस तरह झगड़ा ना करे, लेकिन औरत अपने बेटे की भी नहीं सुनती और उसे बाहर जाने को कहती है, ये कहते हुए कि मामला बहुत गंभीर है। रेक भी बाद में कूदता है और कहता है कि असली सवाल ये है कि उस कॉमनर में ट्यूटर बनने की क्वालिफिकेशन है या नहीं। मिरिएला रेक की इस बात पर मुस्कुराती है, जबकि वेलेरियन हालात को लेकर काफी चिंतित दिखता है। रेक समझाता है कि नोबल को कॉमनर पढ़ाए ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर उसमें एबिलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से वो डेरिक की क्वालिटी परखने के लिए मैजिक ड्यूएल का प्रस्ताव रखता है। ग्रैंड ड्यूक तुरंत अपने बेटे को रोक देता है और चेतावनी देता है कि हमारा एमसी एक असली मेज है। पिता की इस बात से काटे जाने पर रेक के चेहरे पर झुंझलाहट आ जाती है। हार ना मानते हुए वो सुझाव देता है कि डायला को ही टेस्ट किया जाए ताकि उसकी प्रोग्रेस देखी जा सके। वेलेरियन अपने भाई की लॉजिक नहीं समझ पाता और उसे उलझी हुई नजर से देखता है।
रेक समझाता है कि अगर डेरिक अच्छा टीचर है तो डायला के पास दिखाने के लिए अच्छे रिजल्ट्स होने चाहिए। उनके पिता चुप रहते हैं, जैसे अपनी ही बेटी को टेस्ट करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हो। वेलेरियन रेक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले ही कमरे से निकल चुका होता है अपने प्लान को लागू करने के लिए। बड़ा भाई अपनी बहन के लिए मैजिक ड्यूएल का आइडिया सुनकर अपने भाई की समझदारी पर सवाल उठाता है। रेक को लगता है कि डायला बदल चुकी है और वो उसे उसकी सारी हरकतें याद दिलाता है। वेलेरियन बहस करता है कि वो उनकी इकलौती बहन है और उन्हें हर हाल में उनकी रक्षा करनी चाहिए। तंज भरी मुस्कान के साथ रेक पूछता है कि क्या वो सच में इस ब्लड लाइन वाली बकवास पर यकीन करता है। वो चिल्लाकर कहता है कि यही खून लंबे समय से उनके हाउस को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। वेलेरियन हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या उसका भाई सच में डायला के बारे में ऐसा महसूस करता है। रेक कहता है कि उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो हमेशा एनेक्स में बंद रहे, और वहां से चला जाता है। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ वेलेरियन अपने भाई को जाते हुए देखता रहता है, बिना कुछ कहे। कॉरिडोर की ओर देखते हुए उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन झलकती है, जैसे वो कुछ प्लान कर रहा हो। उसी दिन बाद में मैंशन के पास एक पेड़ पर चिड़िया शांति से चहचहाती है। अचानक डायला बेहद एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ हमारा एमसी के कमरे में घुस आती है। यंग मेज उसे झुंझलाकर देखता है और पूछता है कि इतनी सुबह उसे क्या चाहिए। तभी वो जिस किताब को पढ़ रहा होता है उसके ऊपर जोर से एक स्क्रॉल फेंका जाता है। बाहें बांधकर लड़की चेतावनी देती है कि अगर वो इस मैजिक ड्यूअल में हार गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। हमारा एमसी स्क्रॉल पढ़ता है और चेतावनी देता है कि रेग पहले से ही एक्सपीरियंस्ड 1 स्टार मेज है, इसलिए उसके लिए जीतना मुश्किल होगा। डेरिक की इस बेपरवाही पर डियला आग बबूला हो जाती है और चिल्लाती है कि अगर वो ये अहम लड़ाई हार गई तो वो उसे निकाल देगी। मुस्कुराते हुए लड़का कहता है कि वो एक मर्सिनरी है और सिर्फ वही काम करता है जिसके लिए उसे पैसे मिले हों। वो ये भी बताता है कि मैंशन में अपनी सर्विस के लिए उसे पहले ही काफ़ी पेमेंट मिल चुकी है। लड़की उसके एटीट्यूड से सन्न रह जाती है और पूछती है कि क्या उसे सच में इस बात की परवाह नहीं कि उसे निकाल दिया जाएगा। इसके बाद एक हफ्ता तेजी से गुजर जाता है और बड़े मुकाबले का दिन आ जाता है। आउटडोर अरीना में ड्यूप्लेन फैमिली और उनके सर्वेंट्स इस बड़े शोडाउन को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ग्रैंड ड्यूक और उसकी पत्नी इम्पोजिंग पोस्चर के साथ फाइटिंग ग्राउंड्स की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर आदमी एमसी को देखता है, जो पहले से ही बैटलफील्ड पर इंतजार कर रहा होता है। यंग मेज बहुत शांत और सीरीन एक्सप्रेशन के साथ नोबल को सम्मान से बो करता है। ग्रैंड ड्यूक उसे ध्यान से परखता है और देखता है कि लड़का जरा भी नर्वस नहीं लग रहा। इसी वजह से वो बैठ जाता है और सोचता है कि इतना कॉन्फिडेंट ट्यूटर को हटाने का अभी समय नहीं है। उसी पल रेग धीरे धीरे बैटल अरीना के सेंटर की ओर बढ़ता है। गंभीर और फोकस्ड नज़र के साथ वो आने वाले कॉन्फ्रंटेशन के लिए खुद को तैयार करता है। वो साफ कर देता है कि ये कोई सिंपल फाइट नहीं होगी, क्योंकि वो डिएला को पूरी तरह तोड़ना चाहता है। यंग मैन कसम खाता है कि वो डिएला को उसकी आखिरी हड्डी तक उसके हर किए पर पछतावा करवाएगा। इसके तुरंत बाद यंग नोबल हुड पहने और बेहद गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अरीना में प्रवेश करती है। सीन फ्लैशबैक करता है उस बातचीत पर जहां वो पूछती है कि क्या उसे इस बात की परवाह नहीं कि आगे क्या होगा। एमसी कहता है कि उसकी मैजिकल ग्रोथ सही रास्ते पर है और आगे इवॉल्व करेगी। आंखों में आंसू लिए लड़की पूछती है कि वो ड्यूप्लेन ब्लड की बात क्यों कर रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि स्कूल ऑफ द वाइल्ड सिर्फ टीचिंग लेने पर नहीं, बल्कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करता है। हताश होकर यंग नोबल चिल्लाती है और पूछती है कि वो ये सब अभी क्यों कह रहा है। डेरिक उसे चुपचाप घूरता रहता है, उस पल उसका जवाब नहीं देता। उदास एक्सप्रेशन के साथ डिएला मान लेती है कि वो उसके लिए अच्छी स्टूडेंट नहीं रही। फिर भी वो उससे सीखते रहने की भीख मांगती है, क्योंकि वो किसी और ट्यूटर को नहीं चाहती। एमसी उसकी गुहार सुनता है, उसकी ओर पीठ किए हुए, और सोच में पड़ जाता है। फिर वो चेतावनी देता है कि उसे नोबल ड्यूअल्स की एटिकेट नहीं आती, क्योंकि वो कभी किसी में रहा ही नहीं। मेमोरीज में दिखता है कि कैसे डिएला को बचपन से ही हाई सोसाइटी ने जज किया है। डेरिक कहता है कि वो उसे लड़ाई जीतना सिखा सकता है और पूछता है कि क्या वो यही चाहती है। यादों में दिखता है कि कैसे हर किसी ने उसे ड्यूप्लेन फैमिली के लिए डिसअपॉइंटमेंट माना। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ लड़की उसकी मदद स्वीकार करती है और उससे जीत दिलाने को कहती है। इसी वजह से डिएला अरीना में रेक की छोटी बहन बनकर नहीं उतरी थी। एमसी समझ जाता है कि वो वहां हाउस ड्यूप्लेन की यंगेस्ट भी नहीं थी। उस पल यंग नोबल बस एक मेज थी, डेरिक की स्टूडेंट जो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। डुप्लिन का बैनर ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर हवा में लहरा रहा था। उसका क्रेस्ट गहरे क्रिम्सन कपड़े पर फैला हुआ था। उसके नीचे अरीना पूरी तरह सील्ड खड़ा था। बैटलफील्ड पर सन्नाटा छा गया जब डिएला स्पारिंग ग्राउंड के सामने खड़ी थी। उसका पोस्चर स्थिर था, लेकिन भीतर से तनाव साफ झलक रहा था। ग्रैंड स्टीवर्ट डेलॉन आगे बढ़ा और शांत स्वर में घोषणा की, हम हाई रैंक मेजेस के स्पारिंग रूल्स लागू करेंगे।
जिस भी पक्ष से जनरल पेलम का प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल पहले एक्टिवेट होगा उसे हार घोषित किया जाएगा। इतना कहते ही मुकाबले की शुरुआत मानी गई। डिलॉन के शब्दों के साथ डिएला ने नजर उठाई। उसकी आंखें रैग से जा मिली। एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया उसी एक नजर में सिमट गई हो। रैग का एक्सप्रेशन काबू में था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ तेज और खतरनाक छिपा हुआ था। वो इरादा जिसने डिएला की इंस्टिंक्ट्स को तुरंत चेतावनी दे दी। सिग्नल दिया गया। इसके बाद स्क्रीन पर एक मैजिक पेंडेंट दिखाया गया। हल्की चमकती हुई रोशनी पानी की लहरों की तरह बाहर की ओर फैलने लगी। इसे जनरल पेलम्स प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल कहा जाता था। ये एक एडवांस एक्सेसरी था जो लीथल डैमेज को नलिफाई करता था और स्पेल्स को फेटल हार्म पहुंचाने से पहले ही जबरदस्ती सप्रेस कर देता था। साइड लाइन से डेरेक ने आंखें सिकोड़ते हुए सब कुछ देखा। सो दिस इज हाउ नोबल स्पार, उसने ठंडेपन से सोचा। इंजरी से बचने के लिए महंगे एक्सेसरीज। उसकी नजर एक पल के लिए पेंडेंट पर गई, फिर वापस बैटलफील्ड पर। इतना अमीर होना कितना कन्वीनियंट है कि पैसा यूं ही फेंक सको। स्पारिंग की ड्यूरेशन 10 मिनट तय की गई थी, लेकिन जैसे ही डेरेक ने रैग का स्टांस देखा, वो समझ गया कि ये मैच इतना लंबा नहीं चलेगा। रैग का कोई इरादा नहीं था इसे खींचने का। रैग ने एक हाथ उठाया और मैजिक स्पेल एन्चार्ड करना शुरू किया। नियॉन ग्रीन मैना उसके हथेली के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। चांटिंग के साथ एनर्जी बुरी तरह मरोड़ खाने लगी, दबकर एक तेज और अनस्टेबल मास में बदलती हुई जो प्रेशर से क्रैकल कर रही थी। हवा तक उसके वजन से कांपती महसूस हो रही थी। डिएला ने ऊपर देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब वो ऑप्रेसिव फोर्स उस पर टूट पड़ी। मैना की कच्ची इंटेंसिटी से उसकी छाती कस गई। रैग की आंखें सख्त हो गईं। नियॉन ग्रीन स्पेल फूट पड़ा जैसे ही एनर्जी ने रूप लिया। सॉरी, उसने ठंडे मन से सोचा, लेकिन मुझे तुम्हें वापस एनेक्स भेजना है। बिना किसी वार्निंग के वो आगे झपटा और उसका नाम चिल्लाते हुए हाथ नीचे झटका। कंडेंस्ड एनर्जी की एक तेज धार हवा को चीरती हुई चीखती सी सीधे उसकी ओर बढ़ी। डिएला की आंखें चमकी। बिल्कुल आखिरी पल में उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और फिसलकर साइड हो गई। अटैक उसके पास से बाल बाल निकल गया और पीछे जमीन पर जोर से आकर लगा। रैग ने जीभ चटकाई, दाग भींचते हुए। हाउ डेयर शी! उसने रुकने का नाम नहीं लिया। एक और हमला, फिर तुरंत दूसरा। डिएला पीछे हटती रही, दूरी बनाए रखते हुए। उसकी नजर पूरी तरह रैग की मूवमेंट्स पर जमी हुई थी। हर कदम सटीक और सोचा समझा हुआ। उसने खुद को पैनिक नहीं करने दिया। साइड लाइन से डेरेक हर एक्सचेंज को क्रिटिकल नजर से देख रहा था। शी इज हैंडलिंग 1 स्टार मैजिक विदाउट ट्रबल, उसने आकलन किया। बट रियल कॉम्बैट में वो अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड है। उसकी नजर और तेज हुई। शी इज फोर्सिंग द स्पेल्स ट्रेजेक्टरी रादर देन गाइडिंग इट। इस तरह वो जल्दी मैना जला देगी। एक जोरदार टकराव हुआ जब रैग की अग्रेसिव मैजिक डिएला की बैरियर से टकराई। मैना शील्ड तेजी से चमकी, उसकी सतह पर लहरें दौड़ गईं। इम्पैक्ट से उसकी बाहों में झटका लगा। रैग हंसकर बोला, ये तो स्टार रैंक मैजिक भी नहीं है, बस रॉ मैना मैनिफेस्टेशन। क्या सच में सोचती है कि इससे मुझे रोक लेगी? ग्रीन स्पेल फिर से उभरी। इस बार उसकी हथेली में 3 कंडेंस्ड स्फीयर्स बन गए, हर एक अनस्टेबल पावर से धड़कता हुआ। उसकी ऑरा और गहरी हो गई, बैटलफील्ड पर तूफान की तरह दबाव डालती हुई। अगर ये सिर्फ एक ट्रिक है तो मैं इसे प्योर फायर पावर से तोड़ दूंगा। इसे ब्लॉक करके दिखाओ डिएला। बैरियर के भीतर डिएला ने नजर उठाई। उसके ऊपर मंडराती एनर्जी की मात्रा उसे निगल लेने जैसी लग रही थी। उसके कानों में दिल की धड़कन गूंज रही थी। तभी डेरेक की आवाज उसकी यादों में गूंजी। ये याद रखना लेडी डिएला। वो उसे साफ देख सकती थी, सीधा खड़ा, तेज नजरें, अडिग एक्सप्रेशन। मर्सनरीज नोबल्स की तरह नहीं लड़ते, उसने कहा था। उन्हें फेयरनेस या ऑनर पर यकीन नहीं होता, उनका एक ही गोल होता है, जीत। उसकी आवाज सख्त थी लेकिन सच थी। ये क्लीन ड्यूल नहीं है, डेरेक ने कहा था, और जीतने के बाद भी तुम्हें क्रिटिसाइज किया जा सकता है। डिएला की सांसें स्थिर हुईं। इवन सो, उसने जोड़ा था, तुम फिर भी ऐसा एंडिंग चुन सकती हो जहां जीत तुम्हारी हो। उसका डर धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी जगह जलती हुई रिजॉल्व ने ले ली। ऑफकोर्स, डिएला ने बिना हिचक चिल्लाकर जवाब दिया था। मेमोरी टूट गई। वो वापस रियलिटी में आ गई, माना उसके शरीर में दौड़ पड़ी। रैग ने उसे संभलने का वक्त नहीं दिया। उसके अटैक्स लगातार आते गए, सटीक और बेरहम। मर्सनरीज के बारे में डेरेक के शब्द से याद आए। कुछ लोग कमजोर होकर भी जीत जाते हैं। उसने हल्का सा ऊपर देखा। वो ड्यूअल नहीं करते, वो जंग लड़ते हैं। रैग का एक और तेज हमला आया। स्ट्राइक उसके पास से निकला। हवा का दबाव खतरनाक ढंग से पास से गुजरा। वो आखिरी पल में बच गई। फाइट करते हुए उसके विचार चलते रहे। वो बैटलफील्ड को टेरेन और टाइमिंग से कंट्रोल करते हैं। उसने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया।
पीछे हटने के बजाय डिएला अचानक नीचे झुकी और जमीन पर गिर गई। वो जीत के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक और हमला उसकी ओर आया। वो ओपोनेंट की गार्ड गिरते ही एक पल भी बर्बाद नहीं करते। रैक की मैजिक फिर से उसकी बैरियर से टकराई। इस बार दरारें तेजी से फैलने लगीं। शील्ड बुरी तरह कांपने लगी, टूटने के कगार पर। ठंडा पसीना उसकी पीठ से बह गया। ये खराब हो रहा है, उसने दांत भींचकर बुदबुदाया। रैक की आवाज गूंजी, गेम ओवर। वो एक पल में आगे झपटा, डियाला जम सी गई, और तभी बूम! एक जोरदार एक्सप्लोजन ने जमीन हिला दी। पत्थर टूट गए, मोटा धुआं ऊपर उठ गया, पूरा बैटलफील्ड निगलते हुए। डेरिक एकदम स्थिर खड़ा था, उसकी आंखें धुएं से भरे अरीना पर जमी थीं। स्टैंड से डिएला की मां उछलकर खड़ी हो गई। डिएला, उसने चिल्लाया, डिलॉन, तुम क्या कर रहे हो? स्पार रोक दो, उसे चोट लगी है। उसके पति की आवाज ने उसे रोक दिया। बैठो। ड्यूक की टोन सख्त थी, उसकी नजर बैटलफील्ड से नहीं हटी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आपने खुद देखा, उसकी पत्नी ने विरोध किया। वो साफ तौर पर हिट हुई। गलत, उसने तीखे स्वर में कहा। जनरल पेलॉम्स प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल एक्टिवेट नहीं हुआ। उसने गहरी सांस ली और डेरिक की ओर देखा। लड़के ने पलक तक नहीं झपकाई थी, जैसे वो इस आउटकम की शुरुआत से ही उम्मीद कर रहा था। बैटलफील्ड पर रैक धुएं में घूर रहा था। हिट होना चाहिए था, तो सर्कल एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? वो कहाँ गई? तभी उसने नीचे कुछ महसूस किया। उसके पास जमीन से तेज एनर्जी क्रिस्टल्स फूट पड़े। रैग मुश्किल से बचा, कूदकर पीछे हटते हुए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अटैक प्लेटफॉर्म के नीचे से आया, उसने सोचा। अगर वो प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है तो ये हार मानी जानी चाहिए। वो झिझका, उसकी नजर डिलॉन पर गई। क्या प्लेटफॉर्म के नीचे होना छोड़ना नहीं माना जाता? रैग ने दांत भींचे। शायद किसी ने नोबल स्पार में ऐसा ट्रिक सोचा ही नहीं था। एक और हमला जमीन के नीचे से आया। वो बाल बाल बचा। मैं उसे देख भी नहीं पा रहा, उसने मन ही मन कहा। ऐसे हिट करना मुश्किल है। उसकी एक्सप्रेशन और गहरी हो गई। उसे बस एक क्लीन ब्लो चाहिए। ये स्पार किसी नोबल ड्यूएल जैसा बिल्कुल नहीं है। आखिरकार उसने उसे देख लिया। डिएला जमीन से बाहर निकली, कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। वो सीधी खड़ी हुई और उसे देखा। उसकी क्रिम्सन आंखों में रैग की परछाई जल रही थी। वो मासूमियत कहीं नहीं थी। रैग सख्त हो गया। ये नज़र मैंने पहले देखी है, उसने सोचा। वही नज़र जो डेरिक की आंखों में थी जब उसके बड़े भाई ने उसे कॉलर से पकड़ा था। उसकी नज़र डेरिक पर गई। ये सब वो अकेले नहीं सोच सकती। ये जर्क डेरिक, ये तुम्हारा प्लान था। रैग ने तेजी से अपना काला कोट उतारा और फेंक दिया। उसका स्टांस पूरी तरह बदल गया। ठीक है, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हारी स्कीम के साथ खेलूंगा, डेरिक। अरीना प्लेटफॉर्म के टूटे फूटे अवशेषों के ऊपर धूल भंवर की तरह घूम रही थी। लकड़ी के फर्श से नीले बर्फ के नुकीले टुकड़े बाहर निकले हुए थे, किसी दानव के दांतों की तरह, अभी अभी छोड़ी गई भयानक मैजिक की गवाही देते हुए। लेकिन इस मलबे के बीच, रिंग के बिल्कुल बीच में, रेग अकेला खड़ा था। उसका अपोनेंट गायब हो चुका था। वीआईपी बालकनी में यह एहसास डचेस मिरिएला पर किसी शारीरिक झटके की तरह आकर गिरा। डिएला, वो हकलाकर बोली, वो प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई। ये ख्याल ही उसकी नोबल सेंसिबिलिटीज को घिन से भर देने वाला था। उस गंदगी में, उस धूल भरे गड्ढे में, वो चीख पड़ी। घबराहट में मिरिएला अपने पति की ओर मुड़ी। आप क्या कर रहे हैं हनी? उसकी आवाज तीखी हो गई। तुरंत फाइट रुकवाइए, ये बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन ड्यूक हिला तक नहीं। कोई रूल नहीं टूटा है, थोड़ी देर और देखो, उसने आदेश दिया। वो देखना चाहता था कि मर्सनरी की ट्रेनिंग में उसकी बेटी कितनी दूर तक पहुंची है। चरचराते फर्श के नीचे अंधेरे में डिएला डुबकी हुई थी। उसके ब्लॉन्ड बाल बिखरे हुए थे। ड्रेस गंदगी से सनी थी, लेकिन उसकी आंखें, उसकी नीली आंखें एक ठंडी शिकारी फोकस से जल रही थीं, जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी थीं। ऊपर रेग ने हवा में बदलाव महसूस किया। मैं समझ रहा हूं, वो बुदबुदाया, जैसे ही उसकी आंखें हरी चमक से भर गईं और उसने अपनी मैना परसेप्शन एक्टिवेट कर ली। हवा में मौजूद मैजिकल एनर्जी गाढ़ी होने लगी। उसे हरे इथेरियल मुड़ते हुए रिबन्स की तरह दिखाई देने लगी। मैना का फ्लो नीचे से उठ रहा था, फर्श के नीचे से, घूमता और सघन होता हुआ। वो सिर्फ छिप नहीं रही थी, वो चैंटिंग कर रही थी। वो सन्नाटा एक ट्रैप था। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन जमा होती पावर से कांप उठी। रेक की कराह निकली। उसकी इंस्टिंक्ट्स खतरे की चीख लगाने लगी। उसे उसकी स्ट्रैटेजी तुरंत समझ आ गई। वो हर बार ठीक उसी पल अटैक कर रही थी जब वो खुद स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता। उसने सोचा, माथे पर पसीना उभर आया। मैं ऐसे नहीं गिर सकता।
अगर वो जमीन पर रहा तो वो ऐसे एनिमी के रहमो करम पर होगा जिसे वो देख भी नहीं सकता। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक पल में ऑप्शंस कैलकुलेट हुए। जमीन कॉम्प्रोमाइज्ड थी। उसे किल जोन से बाहर निकलना होगा। मैना एनहांस्ड स्पीड के बर्स्ट के साथ रेग ने खुद को हवा में उछाल दिया। नीचे अंधेरे में डीएलआर रुक गई। मैना फ्लो रुक गया, उसने सोचा, भौहें सिकुड़ती हुई। बैटल की रिदम टूट चुकी थी। वो कुछ करने वाला है, जो भी हो। उसने दांत भींचकर तय किया, अगली बार जब वो इनकैंटेशन शुरू करेगा मैं उसे पकड़ लूंगी। वो मैजिक तैयार करने लगी, जैसे ही वो जमीन पर उतरे वार करने के लिए। ऊपर आमतौर पर संयमित रहने वाले ग्रैंड स्टीवर्ड डेलन का संतुलन टूट गया। यंग मास्टर, उसकी सांस अटक गई। रेग ने ग्रेविटी और उम्मीदों दोनों को चुनौती दे दी थी। वो दर्जनों फीट ऊपर एक सेरेमोनियल फ्लैगपोल की नोक पर बेहतरीन बैलेंस के साथ खड़ा था। इस दूरी से वो मेरे मैना पर रिएक्ट नहीं कर पाएगी। उसने टैक्टिकल स्टेलमेट को एनालाइज किया। वो अंडरग्राउंड सरप्राइज अटैक से सुरक्षित था, लेकिन पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से नीचे फिसल गई। यहां से स्पेल कास्ट करना नामुमकिन है। अगर वो नीचे के मेज में टारगेट पिन पॉइंट नहीं कर सकता तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता था, पूरे मेज को ही हटा देना। वर्ड्स किसे चाहिए जब रॉ पावर हो? मैं पूरा प्लेटफॉर्म ही नष्ट कर दूंगा, उसने तय किया। अगर वो फ्लोर के नीचे छिपेगी तो वो फ्लोर ही मिटा देगा। गूंजती हुई दहाड़ के साथ रैग ने एक विशाल आइस स्पीयर छोड़ा, जो सीधे अरीना के दिल में जा घुसा। साइड लाइन से डेरिक बिना भाव बदले देख रहा था। इम्पैक्ट विनाशकारी था। पहले से कमजोर हो चुकी लकड़ी की स्ट्रक्चर पूरी तरह बिखर गई। अंडरग्राउंड का सेंचुरी फट पड़ा, लकड़ी के टुकड़ों और धूल के बादल में बदलते हुए। रैग उसी तबाही के साथ नीचे उतरा, अपने पर्च से कूदकर मलबे की बीच आ गिरा। डचिस, मेरी अला! वीआईपी बॉक्स से चीख पड़ी। उसका चेहरा डर से बिगड़ गया था। रैग जोर से जमीन पर गिरा। झटका उसकी हड्डियों तक गया। एक मोटा दम घुटने वाला डेब्रिस क्लाउड उसे तुरंत ढक गया। धूल घूमती रही, सब कुछ छुपाती हुई। तभी एक सिलुएट उभरी। टैप टैप टैप, दौड़ते कदमों की आवाज। रैग जम गया। उसकी शिकारी इंस्टिंक्ट्स चीख उठी। वो कोलैप्स से बच गई थी। उसने जरा भी देर नहीं की। धूल बैठने से पहले ही रैग ने उंगलियां चटकाईं। हवा से एक बर्फ का शार्ड बना, जानलेवा इंटेंट से गूंजता हुआ। उसने अंधेरे में ही फायर किया। प्रोजेक्टाइल धुएं को चीरता हुआ स्नाइपर बुलेट की तरह दौड़ा। डीएलआ ने नीली रोशनी की झलक आखिरी पल में देखी। उसकी आंखें शौक से फैल गईं। उसने अपनी मैजिक से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास अब मैना नहीं था। आइस स्पीयर उसके चेहरे के पास से गुजरा, उसके ब्लॉन्ड बालों की कुछ लटें काटता हुआ। ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को काटा, उनकी रॉ पावर के अंतर की डरावनी याद दिलाते हुए। अब वो सिर्फ एड्रेनलिन पे चल रही थी। ड्रेस फटी हुई, मैना पूरी तरह एग्जॉस्टेड। रैग ने प्रेशर बनाए रखा, डरावनी स्पीड से दूरी घटाते हुए। क्लोज रेंज में एडवांटेज मेरा है, उसने सोचा। उसका हाथ जानलेवा ठंड से चमक रहा था। बस एक मैजिक एरो और रैग ने झपट्टा मारा, और तभी डीएलआ ने उसे जोर से किक मारी। फिर वो अचानक नीचे झुकी, हाथ से टूटी हुई मिट्टी उठाई, एक जंगली सैवेज मोशन में जो किसी स्ट्रीट अर्चिन को भी शर्मिंदा कर दे। उसने रेत और कंकड़ का एक मुट्ठी भर रैग के चेहरे पर फेंक दिया। ओह! रैग चिल्लाया। उसका कॉन्सेंट्रेशन और स्पेल दोनों टूट गए। वो लड़खड़ा गया, मैजिक से नहीं बल्कि इस टैक्टिक की बेहूदगी से। तुम! उसने गुस्से में चेहरा पोंछा, और तभी सच उस पर किसी स्पेल से ज्यादा भारी बनकर गिरा। लात मारना, मिट्टी फेंकना, उसके पास बिल्कुल भी मैना नहीं बचा था। वो जानती थी कि वो पावर की टक्कर में जीत नहीं सकती, और फिर भी वो ये कर रही थी। वो इम्पॉसिबल ऑड्स के सामने बस एक सेकंड और जिंदा रहने के लिए खुद को कीचड़ में घसीट रही थी। रैग की पॉस्चर से एरोगेंस बहने लगा। पहली बार उसे कोई डिस्ग्रेस नहीं दिखा, उसे एक फाइटर दिखा। ठीक है डीएलआ, उसने ऑडियंस की ओर पीठ की। उसकी आवाज से तिरस्कार गायब हो चुका था। वो अब उसे कुचलने वाला कीड़ा नहीं समझ रहा था। अब मैं भी पूरी ताकत से लड़ूंगा, तुम्हारे भाई के तौर पर। डीएलआ मलबे के बीच खड़ी थी और उसका भाई सीधा खड़ा हुआ। उसने अपनी चोट को छुआ, उंगलियां लाल हो गईं। क्रिम्सन की गर्म धार उसकी कनपटी से नीचे बहने लगी। दुनिया जैसी धीमी पड़ गई। क्राउड का शोर फीका पड़ गया और उसकी जगह एक शांत रात की याद आ गई, तारों के नीचे। इसे पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक्स की तरह सोचो। डेरिक की आवाज उसके मन में गूंजी, शांत, स्थिर। माना तुम्हारा पेंट है और स्पेल कास्टिंग तुम्हारा ब्रश, उसने समझाया था। हवा में तैरते पेंट को ब्रश से इकट्ठा करो और पूरा इमेज बनाओ। तब डेरिक के साथ नीले विस्प्स को रात के आसमान में नाचते देखते हुए उसे एक एपिफेनी हुआ था। मैजिक जोर से पावर निकालने का नाम नहीं था, वो वहां मौजूद चीज को शेप देने का नाम था। वही है मैजिक,
डेरिक ने कहा था। वापस वर्तमान में। डिएला ने आंखें बंद की, दर्द को फोकस में बदलते हुए। माना इस पेन, उसने महसूस किया। उसकी पीड़ा एक कॉन्डुइट बन गई, स्पेल्स ही ब्रश है। एक चमकदार एज़्योर ऑरा उसके चारों ओर फूट पड़ी। स्पेक्टेटर सन रह गए। ये डेस्परेट नॉविस की कियोटिक एनर्जी नहीं थी, ये कंट्रोल्ड थी, एलिगेंट थी और खौफनाक रूप से प्रिसाइज। मैं महसूस कर रही हूं, उसने फुसफुसाया। मेरी उंगलियों पर माना, पेंट का इस्तेमाल करो, ड्रॉ करने के लिए। जैसे जैसे उसने एनर्जी बुनी, उसके आसपास की हवा क्रिस्टलाइन परफेक्शन में जमने लगी। नीली रोशनी और तेज हो गई, उसके घायल शरीर को मेजेस्टिक ग्लो में नहलाते हुए। उसने आंखें खोली। अब उनमें एक ट्रू मेज का जागरण जल रहा था। वही है मैजिक। ग्राइंड स्टीवर्ट का संयम टूट गया। दैट इज, वो हाफ उठा। यहां तक कि डचेस मिरिएला भी जड़ हो गई। हनी, डिएला? वो अपनी बेटी को देख रही थी, उस लड़की को जिसे सबने नकारा था, एक परफेक्ट मैजिकल फॉर्मेशन बनाते हुए। वो 1 स्टार मैजिक इस्तेमाल कर रही है। बैटलफील्ड पर रेग ने आइस को मटीरियलाइज होते देखा। उसकी पुरानी एरोगेंस पूरी तरह शॉक में बदल चुकी थी। वो स्ट्रक्चर पहचानता था, माना की डेंसिटी। आइस स्पीयर्स, तुमने कर दिखाया डिएला। एक ग्रेसफुल थ्रस्ट के साथ डिएला ने अपनी मास्टरपीस पूरी की। एक विशाल रेजर शार्प आइस स्पीयर आगे बढ़ा, हवा को चीरता हुआ, खूबसूरत और जानलेवा। उसने आखिरकार अपना इमेज पेंट कर लिया था, और वो वेपन सीधे उस भाई की ओर था जिसने उसे कम आंका था। लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। रेग दहाड़ा। उसकी माना भड़क उठी जैसे ही उसने छोटे तेज प्रोजेक्टाइल्स की बौछार बुलाई। मैं इसे हिट करने से पहले रिलीज कर दूंगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन तोड़ दूंगा, और तब मैं जीतूंगा। डिएला ने हाथ आगे बढ़ाया। रेग ने इंटरसेप्टर्स फायर किए। दोनों ताकतें टकराईं। बर्फ और माना का अंधा विस्फोट। बूम! एरिना सफेद रोशनी और जमा देने वाली धुंध में डूब गया। डिएला! मिरिएला की चीख गूंजी। पूरा स्टेडियम कांप उठा। शॉकवेव ने दर्शकों को ऐसी ठंडी हवा से झकझोर दिया जो हड्डियों तक जमा दे। फिर सन्नाटा। सफेद धुआं स्टेडियम के खंडहरों पर भारी होकर लटका रहा। कुछ नहीं हिला। धीरे धीरे धूल छटने लगी। एक सिलुएट दिखी, फिर दूसरी। साइडलाइन से डेरिक चुपचाप देख रहा था। उसकी लाल आंखें धुंध को चीर रही थीं। वो मुस्कुराया नहीं, वो सिर्फ अपनी रिफॉर्मेशन का नतीजा देख रहा था। लेकिन जब धुआं पूरी तरह छटेगा, तो आखिर कौन खड़ा बचेगा? हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।